इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। वो आज तक दोबारा सर नहीं उठा सके। जासूसी और जवाबी जासूसी, दहशतगर्दी और उसकी जवाबी कार्रवाइयाँ, इन सब की तारीख बहुत पुरानी है। वीरा ने जुबान खोली। ऐसी कार्रवाइयाँ सिर्फ दुश्मनों के खिलाफ नहीं, दोस्ती की आड़ में भी होती रही हैं। तुम ठीक कहती हो, सुल्तान शाह ने इस्तज़ाइया अंदाज में लुकमा दिया। अमेरिकी हमेशा हमें अपना दोस्त करार देते रहे हैं। अमेरिका में भी यही सब होता रहता है। वीरा उसके तंज का बुरा मनाए बगैर बोली। आज भी अमेरिका की जेलों में सैकड़ों ऐसे अमेरिकी सड़ रहे होंगे जिन पर दुश्मन कुव्वतों के लिए काम करने के संगीन इल्जामात अदालतों में ज़ेर समात हैं। गद्दारी के वाक़यात दुनिया भर में होते रहते हैं। अव्वल खान ने एतराफ़ किया। जब तक दुनिया में लालच का वजूद है, ऐसे वाक़यात रुनमा होते रहेंगे। इन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कलीदी बात वही है जो डैनी ने कही है। ओह, तो तुमने भी कुछ कहा था? वीरा ने तमस्कुराना अंदाज में अपनी भवें उचका कर कहा। ज़रा अपनी बात दोहरा दो। मुजरमाना मकासद के लिए काम करने वाली NGOs का सफाया होना ज़रूरी है। अव्वल खान ने फैसला कुन लहजा में कहा। बिला वजह इतनी बहस हुई? सुल्तान शाह मुंह बनाकर बोला, मैंने भी यही बात कही थी। इसका मतलब ये हुआ कि अब लाहौर रवानगी तक हमें कराची में कोई न कोई मसरूफियत मिल जाएगी। गजाला हंस कर बोली, ये गन सिर्फ कराची में नहीं है, पूरे मुल्क में फैला हुआ है। अव्वल खान बोला, NGO को होशियारी और मकारी से चलाया जाए तो ये बहुत नफा बख्श धंधा है। बहुत से लोग देखते ही देखते लखपति हुए हैं। ऐसे इदारे तेजी से देहातों तक फैल रहे हैं। दही NGOs में जितने भी अयार और चालाक ऑर्गेनाइजर क्यों ना हो, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा माली घपले और बदउनवानियाँ हो सकती हैं। गद्दारी, दहशतगर्दी और मुल्क फरोशी जैसे जराइम के लिए शहरी ठिकाने ज़रूरी हैं। वीरा ने बेलाग राय दी। इसलिए कराची ही सबसे बेहतर शहर नज़र आता है। हमें अपने काम की इब्तिदा यहीं से करनी है। मैंने हंस कर कहा, हरगिज़ नहीं। अब तुम कराची में नहीं रुकोगे, शाम की परवाज़ से लाहौर के लिए रवाना हो जाओ। अव्वल खान ने मेरा जुमला काट कर कहा, तुम चाहो तो वहाँ 1-2 महीने रह सकते हो। मैं तुम्हें यहाँ नहीं उलझाना चाहता। जब यहाँ काम ही नहीं रहा तो हमारे रहने या ना रहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? इस बारे में मुझे तुम्हारे किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं। काम नहीं होता तो तुम ख्वाह छेड़छाड़ शुरू कर देते हो। जॉन स्मिथ अब भी कराची में है और उसके फ़ोन नंबर हम सब के इल्म में हैं। अब यहाँ कोई कुछ तो खून नहीं होगा। चाहे तुम जलाल की मुश्किलात के बारे में फ़िक्रमंद हो? वीरा ने उससे पूछा। सिर्फ जलाल ही नहीं, इन हालात की वजह से सारी एजेंसियाँ दबाव में होंगी। वजारत दाखिला पर वक्त पड़ा हुआ होगा। दफ्तर खारजा वाले भी मुश्किल में गिरफ्तार होंगे। अंदर की कहानियाँ और हमारी मजबूरियाँ किसी के इल्म में नहीं हैं। जोगिंदर पाल का कत्ल और मोहन खानदान में होने वाली 3 अमवात सबके सामने है। किसी को सर पैर का पता नहीं है तो वो प्रेस और मीडिया का सामना किस तरह करेंगे? खूब, आज तो तुम भी कोई जिम्मेदार सरकारी अफसर मालूम हो रहे हो। मैंने कहा, हमें कोई नहीं अपनाता, लेकिन ये एक ठोस हकीकत है कि स्पेशल टास्क फोर्स को सरकारी ज़राए से फंड्स मिलते हैं। अव्वल खान ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया, मैं दूसरों की मजबूरियों से कभी गाफिल नहीं रहता। अगर कराची की सरगर्मियों में वक्फा इतना ही ज़रूरी है और तुम हमें लाहौर भेजने पर तुल गए हो तो ये भी बताओ कि हम वहाँ क्या करेंगे? मैंने पूछा। मैं ज़्यादा दिनों तक हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा टूकता जाऊँगा। लाहौर में भी STF का एक यूनिट तैनात है, वो स्टेशन 3 कहलाता है। मैं तुम्हें स्टेशन चीफ का नाम और फ़ोन नंबर दे दूँगा, उसे भी बता दूँगा। हो सकता है कि तुम उसकी मदद कर सको। हमारी फोर्स में तुम बहुत नेक नाम गर्दाने जाते हो। अव्वल खान के अल्फाज पर गौर करो। वीरा ने फौरन बात उचक ली। दर हकीकत तुम नेक नाम नहीं हो मगर गर्दाने जाते हो। सेहत बिगड़ने का अंदेशा ना हो तो तुम कुछ देर के लिए खामोश रहो। मैंने उसे घूर कर कहा, मैं अव्वल खान से बात कर रहा हूँ। अव्वल खान के मुकाबले में ये खुद को दोयम खानम तस्वुर करती है। सुल्तान शाह बुड़बुड़ाया, खराफात मत बको। मैंने इन दोनों को डांटा, फिर अव्वल खान की तरफ मुतवज्जा हो गया। स्टेशन 3 के चीफ के बारे में तुम क्या कह रहे थे? तारुफ के बारे में कह रहा था। वो यकीनन तुम्हें अपने अतमाद में लेगा, बाकी बातें तुम खुद देख लोगे। क्या लाहौर में आजकल NGOs का कोई किस्सा चल रहा है? मैंने इश्तियाक से पूछा। क्या है कि ज़रूर चल रहा होगा। यह और बात है कि खालिद ने इस पर ध्यान न दिया हो। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि STF का हर स्टेशन कमांडर या चीफ अपनी जगह खुद मुख्तार होता है और सिर्फ सरबराह को जवाबदेह होता है। बास को भी ये जानकर खुशी होगी कि तुमने लाहौर में कुछ वक्त गुजारने का फैसला किया है। वो खालिद को हदायत देगा कि वो लाहौर में तुम्हारी मौजूदगी से फ़ायदा उठाए। मेरा सवाल लाहौर की सरगर्मियों और मसाइल के बारे में था। मैंने उसे याद दिलाया। मैं भी यही बता रहा था। मैं कराची जोन के बारे में जानता हूँ।
لاہور کے بارے میں خالد یا عباس کو علم ہوگا۔ اسٹیشن کمانڈرز اپنی وقتی ضروریات کے تحت ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، ورنہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ مجھے یاد آ گیا کہ حفاظت اور رازداری کی ضروریات کے پیش نظر ایس ٹی ایف کا ہر یونٹ اپنی جگہ ایک ادارے کی حیثیت رکھتا تھا اور اس کی جملہ سرگرمیاں کمانڈر کے ثوابدید پر منحصر ہوتی تھیں۔ ایک دوسرے کے کام سے حتی الامکان الگ تھلگ رہنا ان کے فرائض منصبی میں شامل تھا۔ لاہور کے بارے میں وہاں پہنچ کر ہی سوچا جائے گا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اس بارے میں تساہل کی ضرورت نہیں، وہی کرو جو کہہ رہا ہوں۔ آج شام کو تم لاہور جا رہے ہو؟ وہاں سے مجھے براہ راست بھارت جانا ہے۔ تصاویر پرسوں رات تمہیں دے دی گئی تھی، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ اب تک نہیں آئے، ان کے بغیر وہاں جانا بے سود ہوگا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے سلگانے کی کوشش کی۔ میں حیران ہوں کہ ماروتی کی خودکشی کے بعد تمہارے لیے کراچی میں کیا دلکشی رہ گئی ہے، ویرا بولی۔ تم خاموش رہو تو زیادہ بہتر ہوگا، میں نے کہا۔ اسے مجھے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی اور پھر وہ یہاں کی آخری عورت بھی نہیں تھی۔ تم ذاتیات پر اتر آتی ہو، غزالہ نے خشک لہجے میں ویرا سے شکوہ کیا۔ کیا ماروتی کا کیا ذکر تھا؟ آخر ڈینی لاہور جانے میں کیوں پسو پیش کر رہا ہے؟ اس کا کوئی نہ کوئی سبب تو ہونا چاہیے۔ سبب بننے کے لیے صرف ایک ماروتی ہی رہ گئی ہے، غزالہ نے برہمی سے کہا۔ وہ کسی بلا کی طرح تمہارے ذہن سے چمٹ کر رہ گئی ہے۔ ویرا کو محسوس ہو گیا کہ اس کو غزالہ کے سامنے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اس نے غزالہ کے خاموش ہونے پر شرافت سے کہا، سوری غزالہ، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے مذاق سے تمہاری دل آزاری ہوگی۔ ویسے ڈینی کے تذبذب کے بارے میں میرا سوال اپنی جگہ پر ہے۔ اب تم مذاق سے ہٹ کر سنجیدہ ہوئی ہو تو میں بھی بتا دوں کہ میں 1-2 روز یہاں رکنا چاہتا ہوں۔ جوگندر کی موت کا رد عمل کھل کر سامنے آ جائے تو میں اطمینان سے کہیں بھی جا سکوں گا۔ اس سے پہلے چلا گیا تو میرا دھیان یہیں لگا رہے گا۔ لاہور جا کر بھی تم کراچی سے رابطے میں رہو گے۔ فون اسی مقصد کے لیے ایجاد ہوا ہے، اول خان نے کہا۔ فون کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، کھل کر بات نہیں کی جا سکتی۔ ہوٹل کے فون پر CSD کا استعمال مشکل ہوگا۔ کوئی مشکل نہیں ہوگی، تم چاہو گے تو خالد کے دفتر میں موجود سہولتوں سے استفادہ کر سکو گے۔ اگر تم میری یہاں موجودگی سے اسی قدر بیزار ہو اور مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر مجبوری ہے۔ میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی بات درمیان میں رہ گئی۔ کل وہ سب آ گئے تھے۔ جوگندر پال کا چکر شروع ہو جانے کی وجہ سے اسٹیشن 4 پر پڑے رہ گئے۔ میں وہ سب منگوائے لیتا ہوں، تم غزالہ کو لے کر شام کی پرواز سے نکل جاؤ۔ میرے بارے میں تم کیا سوچ رہے ہو؟ ویرا نے بے چینی سے پہلو بدل کر سوال کیا۔ تم روانگی کے موقع پر لاہور پہنچ سکتی ہو، فی الحال کراچی میں روکی رہو گی۔ اول خان نے تجویز پیش کی۔ اس وقت تم کو بڑا مان لیا گیا ہے، جو چاہو طے کر سکتے ہو۔ ویرا نے میری توقع کے برعکس بات مان لی۔ جب تک بحث جاری رہی، اول خان کے چہرے سے کشیدگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ سب کچھ طے ہو جانے پر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس وقت صبح کے 11 بج رہے تھے۔ وہ گھر سے اپنے دفتر جاتے ہوئے راستے میں ہمارے پاس رک گیا تھا، کیونکہ پچھلے دن کے واقعات کے بارے میں اخباروں میں شائع ہونے والی اطلاعات تشویش آمیز تھی۔ بھارتی حکام نے میجر بخشی کے واقعے پر ذرا دبے دبے رد عمل کا اظہار کیا تھا، لیکن جوگندر کی موت پر وہ بھڑک اٹھے تھے۔ ان کے تیز و تند بیانات سے یوں ظاہر ہو رہا تھا جیسے کشیدگی اپنی انتہا کو پہنچنے والی ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام طے کر لینے کے بعد اول خان اپنے دفتر کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہمیں سفر کے لیے کچھ ساتھ لینا چاہیے، موقع ملنے پر غزالہ نے مجھ سے پوچھا۔ وہ پیکنگ کے بارے میں فکر مند تھی۔ میں ہنس پڑا۔ تن کے 2 کپڑے بھی کافی ہوں گے، لاہور میں بازار سے ضرورت کی ہر چیز مل جائے گی۔ ہمیں لاہور سے آگے سرحد پار بھی جانا ہے، اس نے فکر مندانہ آواز میں کہا۔ پاکلی بیم گن اور اول خان کے ذخیرے کی چند انگوٹھیاں کافی ہوں گی۔ سامان لاد کر لے جانا بے سود ہے۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں سے بھارت آنے جانے والے سامان سے لدے پھندے ہوتے ہیں۔ سامان کے بغیر سفر کرنے والوں کو ہر جگہ شک و شبے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ مناسب وزن کا کم از کم 1 سوٹ کیس ضرور ہونا چاہیے۔ ہم سب ایک ساتھ رہتے ہیں۔ بھارت جانے والوں کے سامان کے بارے میں تم نے کہاں سے سن لیا؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ سننے اور پڑھنے کا ایک ہی مفہوم ہوتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سفر کرنے والوں کے ساتھ کسٹم اور امیگریشن کے عملے کی زیادتیوں کے بارے میں آئے دن اخباروں میں کچھ نہ کچھ چھپتا رہتا ہے۔ آج کل میں ایسی خبریں اور مراسلیں توجہ سے پڑھتی ہوں۔ ایک سوٹ کیس کی تیاری ناگزیر ہے تو پھر جو دل چاہے بھر لینا۔ میرے لیے کپڑوں کے 3-4 جوڑے کافی ہوں گے۔ CSD بھی ضروری ہے، ویرا نے یاد دہانی کرائی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کرائے پر کوئی گھر لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ لاہور میں ہم بے فکر ہو کر ہوٹل میں رہیں گے تاکہ کھانے پکانے کے چکروں میں نہ الجھنا پڑے۔ غزالہ نے میری بات کاٹ دی۔ میں لاہور کی نہیں بھارت کی بات کر رہی تھی۔ اگر کوئی راز و نیاز نہ ہو رہے ہوں تو میں اندر آ سکتی ہوں۔ باہر سے ویرا کی آواز آئی۔ چلی آؤ، میں نے کہا اور ویرا ہماری خوابگاہ میں آ گئی۔ غزالہ کپڑوں کا ڈھیر سرکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم دونوں شام تک کے مہمان ہو، میں نے سوچا کہ یہ وقت ساتھ ہی گزار لیا جائے۔ ویرا مجھے آنکھ مار کر بولی، ہم چاند کے سفر پر نہیں جا رہے تو 3 روز میں تم بھی ہم سے آ ملو گی۔ میں نے کہا چاند پر نہیں جا رہے، لیکن یہ تمہارے ہنی مون کی تجدید ہو سکتی ہے کیونکہ تمہارے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔ میں ویرا کو کمرے میں غزالہ کے ساتھ چھوڑ کر باہر آ گیا۔ مجھے اپنا ذہن بہت ہلکا بلکہ
खाली खाली महसूस हो रहा था। एक तरफ शब और रोज की भरपूर मसरूफियात चलती रही थीं। इस वक्त सब कुछ खत्म हो चुका था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे जोगिंदर के खात्मे के साथ साथ सारे मसाइल हल हो चुके थे और हमारे करने के लिए कोई भी काम बाकी नहीं रहा था। जो कुछ था वो भारत की सरजमीन पर ही था। दोपहर में अव्वल खान का फोन आ गया। उसने 5:30 बजे वाली परवाज पर हमारी नशिस्तें बुक करवाई थी। लाहौर के रास्ते हमारा भारत का सफर अहम और पुरखतर था। अपनी जात पर एतमाद के बावजूद मुझे एहसास था कि किसी जरा सी लग्जिश के बिना पर वो मेरा आखिरी सफर भी हो सकता था। अनिल बिस्वास और उसके गिर्द फैले हुए राह के एजेंटों से टकराना आसान काम नहीं था। मुझे ख्याल आया कि रवानगी से पहले जहांगीर को एक अलविदाई फोन कॉल कर लूं, लेकिन फिर मैंने खुद ही इरादा मुलतवी कर दिया। जहांगीर की फितरत में तजस्सुस कूट कूट कर भरा हुआ था। उसे मेरे सफर की नौयत का जरा भी अंदाजा हो जाता तो उसकी तरफ से सवालात का खत्म न होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता, जिसे खंदा पेशानी से झीलना मेरे बस से बाहर था। 2:15 बजे अव्वल खान हम तीनों के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड लेकर आ गया। इन सफरी कागजात के रूप से मेरा नाम मजहर खान तय पाया था। गजाला का नाम जूं का तू रहा था। वीरा का नाम बदलकर मिस एन कावेल हो गया था। तीनों पासपोर्ट पुरानी और एक दूसरे से मुख्तलिफ तारीखों में बनाए गए थे। हमने मिलकर दोपहर का खाना खाया। अव्वल खान की वजह से हमें परवाज से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने की जरूरत नहीं थी। हम पांचों बैठे गपशप करते रहे। वीरा की गैर हाजिरी के वक्फों में मैंने सुल्तान शाह को समझाया कि वो हमारी गैर मौजूदगी में वीरा के साथ मुफाहमाना रवैया रखे ताकि कोई बदमज़गी पैदा ना हो। हमारे जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे से रूठ जाते तो अव्वल खान के सिवा और कोई इन दोनों के दरमियान सुलह नहीं करा सकता था, जबकि अव्वल खान इनसे अलग रहने सहने की वजह से इनके दरमियान रूनमा होने वाले इख्तलाफात से बर वक्त वाकिफ नहीं हो सकता था। 4 बजे हम रवानगी के लिए तैयार हो चुके थे। हमें रुखसत करने के लिए सबको एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी। अव्वल खान हमें आराम से वहां पहुंचा सकता था। लाहौर जाकर ये न भूल जाना कि तुम्हें मेरे साथ भारत भी जाना है। वीरा ने मुझसे अलविदाई मुसाफा करते हुए कहा। यह भूलने वाली बात नहीं है, प्रोग्राम तय हो चुका है। मैंने उसे यकीन दिलाया। तुम ये नहीं भूलोगे। मुझे मालूम है कि तुम्हारा हाफजा इतना खराब नहीं है, लेकिन लाहौर में ऐसा कोई बखेड़ा ना फैला लेना कि उसी में उलझ कर रह जाओ। यहाँ के काम चलते रहते हैं, तुमको आगे के हालात पर नजर रखनी चाहिए। हमारा असल टारगेट अनिल बिस्वास है। वो मेरा हाथ दबाते हुए बोली, तुम फिक्र न करो, मेरा बिगड़ा हुआ चेहरा जरा सुधर जाए तो रवानगी में ताखीर नहीं होगी। अव्वल खान मुझे और गजाला को लेकर घर से रवाना हो गया। जब तक हमारी गाड़ी मोड़ पर नहीं घूमी, सुल्तान शाह वीरा के साथ बाहर खड़ा हाथ हिलाता रहा। तुम दोनों मियाँ बीवी हो। अव्वल खान अकब नुमाइने में शायद वो मंजर देखता रहा था। गाड़ी घुमाने के बाद वो एक गहरा सांस लेकर कह रहा था, सुल्तान शाह की दोस्ती की बात भी समझ में आने वाली है, लेकिन ये लड़की वीरा, ये मेरी समझ से बाहर है। इसे तुम लोगों से ऐसी उनसियत है और वो इस तरह घुल मिल कर रहती है कि हैरत होती है। वो पंजे झाड़ कर सुल्तान शाह के पीछे पड़ी रहती है, उसकी वीरा से जरा भी नहीं बनती। तुम शादीशुदा हो, वो किस उम्मीद पर तुम्हारे साथ रह रही है? यह $1 मिलियन का सवाल है। मैंने जवाब दिया। वो मगरबी माशरे की खोखलेपन को बहुत करीब से देख चुकी है। उसे समझ लिया है कि अपनी ख्वाहिशात और आयाशियों के लिए जिंदा रहने की शदीद ख्वाहिश ने इंसान और हैवान का फर्क बहुत कम कर दिया है। जानवर भी बेढंगेपन से यही करते हैं। मगरब के बेशतर बासियों में नफासत और करीना है, मगर वो अपनी ज़ात से आगे सोचने समझने की सलाहियत से दिन ब दिन आरी होते चले जा रहे हैं। ये ज़िंदगी का मकसद नहीं होता। ज़ाती ज़रूरियात और ख्वाहिशात हद से बढ़ जाएं तो हर तमीज़ ख़त्म कर देती है, मगर इनकी कुछ फितरी हदें भी हैं। वीरा के हवाले से जब बात शुरू हुई तो रास्ते भर यही टॉपिक चलता रहा। बकिया रास्ता भी बातें करते हुए तय हो गया। लाउंज के सामने गाड़ियों की पार्किंग ममनू थी। सिर्फ जाने वाले मुसाफिरों और इनके असबाब को उतारने की इजाज़त थी। हमारे उतरते ही ट्रैफिक के सिपाही ने अव्वल खान को आगे बढ़ने का इशारा किया, क्योंकि पीछे भांत भांत की गाड़ियां चली आ रही थी। मुझे खुशी हुई कि ट्रैफिक का वो मामूली सिपाही अव्वल खान की लैंड रोवर की सज धज से मरऊब नहीं हुआ था। इस पर आम शहरी नंबर प्लेट थी। सिपाही ने उसे कोई राहत नहीं दी। अव्वल खान ने सिपाही से जरा सी मोहलत तलब की। ड्राइविंग सीट से उतरकर मुझे गले से लगाया, गजाला के सर पर हाथ फेरा और फिर वहां से रवाना हो गया। हमारे फारिग होते ही पोर्टर ने ट्राली को लाउंज के दाखिली दरवाजे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। हम चंद कदम दूर गए होंगे कि अचानक कहीं से जहांगीर नमूदार हो गया। वो कुछ बोलाया हुआ सा था। गजाला को सलाम करते ही वो तीर की तरह मेरी तरफ आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसे हाथ मिलाते हुए हैर से पूछा। मवेशी चरने जा रहा है, उससे चरागाह भेजने आया हूँ। उसने बाईं आंख दबा कर कहा। तुम कहाँ जा रहे हो और ये तुम्हारा चेहरा क्यों बिगड़ा हुआ है? किस मवेशी की बात कर रहे हो? मैंने उसका आखिरी सवाल अनसुना कर दिया और उसके शाने पर हाथ रखकर मुसाफिरों की भीड़ से अलग हो गया। वही अपनी सलमा खानम, उसने गहरा सांस लेते हुए कहा। अपनी किस्मत में कोई और कहाँ है? बेटे की मोहब्बत जोर मार रही थी, अब वो 2-3 हफ्तों के लिए अपने मेके जा रही है। मैंने गजाला को पोर्टर के साथ लाउंज में पहुंचने का इशारा किया।
और जहांगीर से कहा, अब तुम्हारे मजे आ जाएंगे। खाक मजे आएंगे? उसने मुंह बनाकर मायूसी से कहा। जिंदगी रूखी फीकी और बेकैफ हो जाएगी, घर काटने को दौड़ेगा। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो हमेशा उससे बेजार रहती हो, उसे कोसते हो, बद्दुआएं देती हो। यार समझा करो, वो होती है तो कदर नहीं होती, चली जाती है तो साली याद आती है। घर में डांटने डपटने के लिए कोई होना चाहिए, उसके बगैर जिंदगी का मजा जाता रहता है। जब चाहो और जितनी चाहो पी लो, कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता। बस अब 2-3 हफ्तों तक कैश करो, उसे भी मेके में रहकर कुछ आराम मिलेगा, खाक आराम मिलेगा। इन पर सलमा की 2 रोटियां भी भारी पड़ती हैं। हमेशा 2-4 हफ्तों की धमकी देकर जाती है, मगर 3-4 दिन में लौट आती है। तुमसे डरती है कि कहीं तुम उसकी लंबी गैर हाजिरी में उसकी जगह दूसरी बीवी ला कर नहीं बिठा दो। वो हंसने लगा। अपनी ऐसी किस्मत कहाँ है यारा, अल्लाह ने एक ही ऐसी दी है जो 4 पर भारी है। फिर चौंक कर पूछा, तुम कहाँ? लाहौर जा रहे हो? लाहौर की बजाय अब इस्लामाबाद चला जाऊंगा। सलमा के साथ सफर से डर लगता है, तुम्हें उससे नहीं गजाला से डरना चाहिए। औरत कितनी नाजुक और खूबसूरत हो, बीवी बनते ही खूनखार हो जाती है। मेरा मतलब था कि 5:30 वाली परवाज से जा रहे हो तो सलमा का ख्याल रखना, वो अकेली सफर कर रही है। यहाँ से तुमने उसे अंदर भेजा है, जहाज पर सैकड़ों मुसाफिर होंगे। लाहौर में तुम्हारे साले उसे वसूल करेंगे। तुम इतने छोटे से सफर के लिए फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। सलमा एक आकिल और बालिग औरत है, उसे कोई चुरा कर नहीं ले जाएगा। तुम न मिलते तब भी वो चली जाती। ये बताओ कि तुमने मुझे इतला क्यों नहीं दी? जब चाहते हो मुंह उठाकर शहर से कहीं भी निकल जाते हो। तुम्हारा खून सफेद हो गया है। इस बार गलती माफ कर दो, आइंदा तुमसे पूछ कर जाऊंगा, मैंने संजीदगी से कहा। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि क्यों और कहाँ जा रहे हो। उसने दोबारा मेरा हाथ थाम कर शिकवा किया। मैं दूसरा हनीमून मनाने लाहौर जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कोई एतराज है? उसने जोर से अपने सर को नफी में जुम्बिश दी और कहा, हरगिज नहीं, वैसे आइडिया अच्छा है, पुरानी बीवी के साथ नया हनीमून। वाह, आजकल अपनी आंखें खुली रखना, मैंने इधर उधर देखते हुए कदर धीमी आवाज में कहा। आजकल मेरे पुराने दुश्मन फिर मैदान में उतरे हुए हैं। वो जानते हैं कि तुम मेरे गहरे दोस्त हो। मेरी तरफ से मायूस होकर वो तुम पर कोई वार कर सकते हैं। तुम्हें उनकी तरफ से हर वक्त होशियार रहने की जरूरत है। अगर तुम अपनी गफलत या हमाकत की वजह से किसी मुश्किल में फंस गए तो कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। तुम इन चक्रों पर लानत भेजकर कोई ढंग का काम क्यों नहीं कर लेते? सुख चैन से रोजी मिलती रहेगी, मेरी भी जान बची रहेगी। जो हो गया सो हो गया। वापसी पर तुम्हारे इस मशवरे के बारे में कुछ सोचूंगा। मैंने उसे हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का इरादा किया, मगर वो फिर अटक गया। वीरा तो यहीं कराची में रहेगी ना? वो अकेली नहीं है, सुल्तान शाह भी उसके साथ रहेगा। इस पर मुंह मारने की कोशिश नहीं करना। मैं दोस्तों के माल पर नजर नहीं रखता, बस उसे जरा सी दिल लगी कर लेता हूँ। इस वक्त मैं ये पूछ रहा था कि किसी गड़बड़ के आसार नजर आए तो उसे फोन करूं या न करूं। वो आखिर अपनी पुरानी ब्लैक क्वीन है यार। जो चाहो कर लेना, आप मुझे इजाजत दो वरना परवाज निकल जाएगी, मैंने बेजारी से कहा। उसने पुरजोश मुआनका करके मुझे लाउंज में जाने की इजाजत दे दी। गजाला चेक इन काउंटर से अलग खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। यह बदरू की तरह यहाँ क्यों मंडलाता फिर रहा है? गजाला ने अपना टिकट भी मुझे थमाते हुए पूछा। सलमा भी इसी परवाज से लाहौर जा रही है, नजर आ जाए तो उससे दूर ही रहना। वो बड़े त्यारे की परवाज थी, इसलिए कतार में खड़े हुए मुसाफिरों की तादाद भी ज्यादा थी, लेकिन बिजनेस क्लास का तरजीही काउंटर खाली था। अगलौता सूट केस अमले के हवाले करके मैंने बोर्डिंग कार्ड हासिल किए और अंदरूनी हिस्से की तरफ चल दिया। तलाशी और सिक्योरिटी चेक के मरहले से गुजरकर हम उस हिस्से में दाखिल हुए जहां मुसाफिर त्यारे की तरफ रवानगी के मुंतजिर थे। गजाला ने दूर ही से सलमा को देख लिया। वो एक अगली नशिस्त पर सुकून से बैठी कुछ पढ़ रही थी। हम दोनों खामोशी से फर्स्ट क्लास लाउंज की तरफ बढ़ गए। सलमा इकॉनमी क्लास की मुसाफिर थी, इससे परवाज पर मुठभेड़ होने का कोई अंदेशा नहीं रहा था। लाहौर एयरपोर्ट पर सामना हो जाता तो उसे आसानी से टाला जा सकता था। कम खासी ताखिर से एयरपोर्ट पहुंचे थे, इसीलिए हमें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी, हम भी जहाज पर पहुंच गए। कुछ देर बाद दरवाजे बंद हुए, जहाज के इंजन चलाए गए और मजीद कुछ देर बाद कराची से हमारा जमीनी राब्ता टूट गया। जहाज 250 से जायद मुसाफिरों को अपने पेट में समेटे बुलंदी की तरफ उठता जा रहा था। जहांगीर कब तक खौफ व हिरास की जिंदगी गुजारता रहेगा? परवाज मामूल पर आने के बाद गजाला ने फिक्रमंदी से पूछा, वो आपसे दोस्ती की बहुत भारी कीमत अदा कर रहा है। बेटे के अगवा के बाद से वो खौफजदा है और उसे ननिहाल में छोड़ा हुआ है। चाहे सलमा उसी से मिलने जा रही होगी। मेरी दानिश में इस बच्चे की वहां बेहतर परवरिश होगी। जहांगीर की बुरी आदतों की वजह से बच्चे का दूर रहना ही बेहतर है। यहाँ आया तो होश संभालने तक बिगड़ जाएगा। आपने शराब नोशी ही तर्क नहीं की। अच्छी बात यह है कि आप इस आदत को भी बुरा समझते हैं। गजाला तारीफी लहजे में बोली, शाह जहांगीर ने भी ये सोचकर अपने बेटे को अपने ससुराल में छोड़ा हुआ है कि उसकी मौजूदगी जहांगीर की आज़ादियों में रुकावट बनेगी।
जो उसके अपने मसाइल हैं, जो कुछ हो रहा है ठीक ही हो रहा है, मगर मेरे ज़हन पर एक बोझ है कि मेरी वजह से उसका शीर ख्वार बच्चा अगवा हो गया था। इसी बिना पर उसे माँ बाप से दूर रहना पड़ रहा है। मैंने फिक्रमंदाना अंदाज में कहा, अगर ये खतरा टल जाए, और मेरा ख्याल है कि अब ऐसा होने का कोई इम्कान नहीं रहा, तो जहांगीर को अपने बेटे को वापस बुलाने का मशवरा दिया जा सकता है। मैं उसे ये मशवरा हरगिज़ नहीं दूंगा। फ्लैट में रहते हुए वो अपनी बुरी आदत को बच्चे से पोशीदा नहीं रह सकेगा। बच्चा यही सब देख कर होश संभालेगा। किसी दिन जहांगीर ने नशे की हालत में सलमा के साथ कोई ज्यादती की तो बेटा अपने बाप के मुकाबले पर भी आ सकता है। ये मुमकिन है। गजाला ने मुझसे इत्तिफाक किया।